अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मेरे पाँव तले की ज़मीन निकल गई। सोनिया को अगवा कर लिया गया था। मैंने मसनूई घबराहट तारी करते हुए कहा, अच्छा ये बात है, भगवान कृपा करे। मगर वो कौन लोग थे, उनका हुलिया कैसा था? होटल वाले लड़के ने बताया कि आदमी बड़ी उम्र का मजबूत जिस्म वाला था, घुंघरियाले बाल थे, पतलून कमीज में था। जो औरत साथ थी उसकी उम्र 40 के करीब होगी। उसने नीली साड़ी पहन रखी थी, उसका रंग सांवला था। मैं उसे ये नहीं कह सकता था कि मेरी पत्नी अगवा कर ली गई है, सिर्फ इतना ही कह सका कि हाँ हाँ मैं समझ गया, वो मेरी खाला थी। अच्छा मैं भी सिविल अस्पताल जाता हूँ। मैं जल्दी जल्दी ऊपर आ गया, कमरा खोलकर थैला उठाकर बगल में दबाया, सीढ़ियाँ तय करता नीचे आया, चाबी लड़के को दी और उससे सिर्फ इतना ही पूछा कि वो लोग टैक्सी में बैठकर किस तरफ गए थे। होटल वाले लड़के ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, इस तरफ गए थे। मैं होटल से निकलकर उसी तरफ चल पड़ा। मेरा जहन सनसना रहा था। इस जगह सोनिया का अगवा हो जाना मेरे लिए एक इंतहाई दर्दनाक हादसा था। मैं उसे मौत के मुंह से निकाल लाया था। सवाल यह था कि आखिर उसे कौन अगवा करके ले जा सकता है। अगर ये काम पुलिस या सीआईडी वालों का था तो उन्हें फेस बदल कराने और ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो बड़ी आसानी से पुलिस के साथ आकर सोनिया को गिरफ्तार करके ले जा सकते थे। अगर वो पुलिस या सीआईडी वाले होते तो सिर्फ सोनिया को ही गिरफ्तार न करते, बल्कि मेरे वापस आने का भी इंतज़ार करते और मुझे भी उसके साथ ही गिरफ्तार करते। इससे जाहिर होता था कि ये कोई और लोग थे। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये दूसरे आदमी थे तो ये कौन थे? क्या वो सोनिया के पहले ही से पीछे लगे थे? मगर यहाँ तो सोनिया को कोई भी नहीं जानता, फिर किसी को क्या पड़ी है कि उसे अगवा करता? लॉन्च के मालिक नियाम पुली पर मुझे शुबा नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर वो चाहता तो बंदरगाह पर ही जब रात को मैं सो रहा था सोनिया को अपने किसी भी आदमी से अगवा करवा सकता था। मैं उसका क्या बिगाड़ सकता था? फिर क्या ये पेशावर बुर्दा फरोश का काम है जो अकेली वकेली औरत को होटल में देखते हैं और उसे कोई दवाई सिंघा कर बेहोश करके ले जाते हैं? सवाल यह था कि सोनिया ने उन लोगों के लिए दरवाज़ा क्यों खोला? जाहिर है उसने दरवाज़ा नहीं खोला होगा। ये जो कोई भी था उसने यहाँ ज़रूर अपनी साथ वाली औरत से काम लिया होगा। औरत ने सोनिया से किसी न किसी तरह दरवाज़ा खुलवा लिया होगा। अगर उस आदमी ने होटल वाले लड़के को ये कहा था कि मैं आऊँ तो मुझे सिविल अस्पताल भेज दिया जाए, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि वो स्टेशन ही से हमारे पीछे लग गया था। फिर जब मैं होटल में सोनिया को लेकर आया तो वो कहीं इधर उधर हो गया। इसके बाद वो अपने साथी औरत को भी ले आया और जब मैं होटल से निकलकर बाजार की तरफ गया तो ये लोग सोनिया के करीबी रिश्तेदार बनकर दूसरी मंजिल पर आ गए और सोनिया को बेहोश करने के बाद अगवा करके ले गए। सोनिया अगर इसराइलियों के कब्जे में थी तो कम अज़ कम मुझे ये इल्म था कि वो किस मकाम पर है। मैं उसे वहाँ से निकालने के लिए अपनी जिद्दोजहद को एक जगह मरकूज़ कर सकता था, लेकिन अब तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ है, किस दुनिया में है, जिंदा भी है या नहीं। होटल के सामने सड़क की जानब दो चार टैक्सियाँ खड़ी थीं। उनके ड्राइवर एक तरफ चाय खाने के बाहर बैठे सिगरेट चाय से शुगल कर रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भैया जी मेरी पत्नी सामने वाले होटल में बीमार थी, मैं दवाई लेने गया तो पीछे मेरा देवर और भाई जी आकर उसे ले गए। वो बेहोश थी। मुझे मालूम नहीं कि किस अस्पताल में ले गए हैं उसे। क्या अपने होटल से किसी बेहोश औरत को किसी मर्द के साथ निकलते देखा है? ड्राइवर मेरी तरफ तकने लगे। एक ने सर खुजाते हुए कहा, अरे भैया मैंने एक औरत और एक मर्द को होटल से निकलकर गाड़ी में बैठते देखा था। उन्होंने एक बेहोश औरत को थाम रखा था। मैंने जल्दी से कहा, हाँ हाँ वही मेरी बीवी थी जी। असल में जी मुझे मालूम नहीं कि वो कौन से अस्पताल में उसे ले गए हैं। एक पुख्ता उम्र के ड्राइवर ने पूछा, माशे जी अगर आपके देवर भाभी इसी शहर में रहते थे तो आप उसे इस होटल में क्यों ले आए, जबकि आपकी पत्नी भी बीमार थी? मैंने कहा कि जी दरअसल हम देवर जी से लड़कर होटल में आ गए थे। ड्राइवर फिर हंसने लगा। आखिर में उन्होंने बताया कि गाड़ी टैक्सी नहीं थी, काले रंग की नोकस वैगन थी और वो चीतलपुर वाले चौक की तरफ घूम गई थी। मैंने चीतलपुर वाले चौक की सिमत दरियाफ्त की और वहाँ से तेज़ तेज़ निकल गया। आगे जाकर मैंने एक खाली टैक्सी लिया और उसे कहा कि चीतलपुर की तरफ चले। मैं रास्ते में एक एक चीज़ को गौर से देख रहा था। गाड़ी पुरहजूम बाजार से निकलकर खुली जगह पर आई। सड़क के दोनों जानब थोड़े थोड़े फासले पर कारखाने और फैक्ट्रियाँ नजर आने लगी। यह फैक्ट्री एरिया मालूम होता था। इस इलाके से निकले तो सामने क्वार्टरों की बस्ती थी। टैक्सी ड्राइवर ने कहा,
चीतलपुर है बाबू भैया, कहाँ जाएंगे? मैंने चीतलपुर के करीब ही टैक्सी रुकवा दिया और उसे कहा कि थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। ड्राइवर ने कहा, मुझे छोड़ दो बाबू, कोई दूसरी गाड़ी ले लेना, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने उसे फ़र्क कर दिया और चीतलपुर बस्ती के क्वार्टरों की तरफ चलने लगा। मैं चीतलपुर की बस्ती में तो आ गया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सोनिया को यहाँ कहाँ और कैसे तलाश करूँ। बस्ती में ढलानी छतों वाले क्वार्टरों की कतारें से बनी थीं, जो एक दूसरे को काटती हुई गुजर रही थीं। यह फैक्ट्री मजदूरों की बस्ती लगती थी। बस्ती के एक जानब लोहे के स्क्रैप के ढेर लगे थे, एक गड्ढे में कूड़ा करकट भरा हुआ था। मैं बस्ती में दाखिल हो गया और काली फोकस वैगन की तलाश शुरू कर दिया। मैं सारी बस्ती में घूम गया, मुझे वहाँ कोई गाड़ी नजर न आई। सभी लोग वहाँ अजनबी थे, किसी से क्या पूछता। बेनील मरम बस्ती से निकल कर आया। एक तरफ एक बूढ़ा दरख्त के नीचे बैठा नारियल पी रहा था। मैंने उसे प्रणाम किया और पूछा कि यहाँ नीले रंग की मोटर गाड़ी तो नहीं आई थी। बूढ़े ने मुंह से नारियल हटाकर मुझे जर जर आंखों से देखा और तमिल में ही जवाब दिया कि इधर कभी कोई मोटर गाड़ी नहीं आई, ये तो गरीब मजदूरों की बस्ती है। मैं उसे प्रणाम करके उठा और इधर उधर देखता वापस उसी सड़क की तरफ चल पड़ा जिसके दोनों तरफ कारखाने थे। 1 घंटे की दर बदरी के बाद जब मुझे सोनिया का कोई सुराग न मिल सका तो मैं वापस उसी होटल में आ गया। कमरे में थकन से चूर होकर बैठ गया। दरवाज़ा खुला ही था कि नौकर लड़का आ गया। उसने खाना लाने के लिए पूछा। मैंने उसे इशारे में कहा कि ले आओ। वो चावल और दाल ले आया। भूख सख्त लग रही थी। लड़का जाने लगा तो रुका और पलट कर बोला, बाबूजी, आपकी पत्नी जी का क्या हाल है? मैं खामोशी से खाना खा रहा था। आहिस्ता से कहा, ठीक है अब। वो मेरे करीब आ गया और कहने लगा, बाबूजी, केसरी आपके तऊ हैं क्या? मैं चौंका। कौन केसरी? मैंने आहिस्ता से पूछा। लड़का कहने लगा, जी वही जो आपकी बेहोश पत्नी को अस्पताल ले गए हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? वो हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, मैं उन्हें जानता तो नहीं, परंतु एक बार यहाँ की सोनागाछी अपने मामा से मिलने गया था। वहाँ मेरे मामा की पनवाड़ी की दुकान है, तो वहाँ केसरी बाबू को दंगा करते देखा था। सोना है जी, सोनागाछी में लोग उसका नाम सुनकर कांपते हैं। मैंने जेब से 10 रुपये निकाल कर लड़के को दिए और कहा कि ये बात किसी को मत बताना। फिर उसे केसरी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसे इसके सिवा कुछ मालूम नहीं था कि वो सोनागाछी यानी विजयवाड़ा की हीरा मंडी का बदमाश था और उसने उसे वहाँ दंगा करते देखा था। अब मेरे लिए सोनागाछी जाकर केसरी बदमाश के बारे में खोज लगाना ज़रूरी हो गया था। एक अजनबी शहर में जहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं था, केसरी के बारे में इतना सुराग मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी था। हीरा मंडी किसी भी शहर में हो, उसकी ज़िंदगी रात को ही शुरू होती है। चुनाचे जब रात हो गई तो मैं कमरे को ताला लगाकर विजयवाड़ा की हीरा मंडी यानी वहाँ की सोनागाछी की तरफ रवाना हो गया। मैंने होटल से निकलते ही महसूस किया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा, औजार में रोशनी थी। एक आदमी मेरी नज़र पड़ते ही रुक गया और दूसरी तरफ तकने लगा। मैं मोहतात हो गया। यह इंटेलिजेंस का आदमी हो सकता था और कोई चोर उचक्का भी, जो रात के अंधेरे में मुझे अकेला पाकर लूटना चाहता हो। चूँकि मैं दुश्मन की सरजमीन पर कमांडो जासूस के भेष में सरगर्म अमल था, इसलिए गालिब इम्कान यही था कि आदमी इंडियन इंटेलिजेंस का है। जिन साहब ने आंध्र प्रदेश यानी साहब का हैदराबाद दक्कन का यह बड़ा शहर विजयवाड़ा देखा है, उन्हें मालूम होगा कि इस शहर की मज़ाफ़ाती बस्तियाँ तो बहुत मॉडर्न हैं, मगर अंदरूनी शहर का इलाका कलकत्ते की तरह गुंजान आबाद है। लेकिन ऐसा गुंजान भी नहीं कि तंगो तरीक गलियाँ हों। अंदरूनी शहर भी कदरे कुशादा सड़कें थीं, लेकिन उनमें से जो जैली सड़कें निकलकर गलियों में बदल जाती थीं वो ज़्यादा फराग रही थीं और उन पर दोनों जनब 4-4, 5-5 मंजिला इमारतें झुकी थीं। उनमें रोशनियाँ हो रही थीं। इन इमारतों की पहली मंजिलों में भी फ्लैट थे जिनकी सरागदार खिड़कियों में से रोशनी बह रही थी। मैं मकानों के साथ साथ होकर चल रहा था। मेरी मंजिल विजयवाड़ा शहर का रेड लाइट एरिया यानी सोनागाछी थी। एक सोनागाछी कलकत्ते में भी है, यहाँ भी रेड लाइट एरिया का नाम सोनागाछी पड़ गया था। दिन के वक्त मैं 1-2 बार इस इलाके से गुजरा था। उस वक्त यहाँ उदासी और वीरानी बरस रही थी। अब रात के वक्त पहुंचा तो सारे का सारा इलाका जगमगा रहा था। कोठों से हारमोनियम और तबले की थाप और घुंघरों की झंकार की मुतरन्नम आवाज़ें आ रही थीं। मुझे इस इलाके के पनवाड़ी की दुकान पर पहुंचना था, जो होटल वाले लड़के का मामू था। वहां से मुझे केसरी बदमाश का सुराग मिल सकता था, जिसने एक औरत के साथ मिलकर
होटल वाले कमरे से मेरी एकदम मौजूदगी में सोनिया को अगवा किया था। होटल वाले लड़के ने बताया था कि उस पनवाड़ी को वहाँ सब मामा पान वाले के नाम से पुकारते हैं। रेड लाइट एरिया का एक बड़ा बाजार था, दाएं बाएं छोटी गलियां थीं। मैंने एक चाय वाले की दुकान से मतलूबा शख्स का पता पूछा और मामा पनवाड़ी की दुकान पर आ गया, जो एक गली के अंदर जाकर थी। छोटी सी दुकान थी, मगर दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सामने एक बड़ा आईना था, कत्थे चूने की घड़ियां चमक रही थीं। विष्णु भगवान की फ्रेम में लगी हुई तस्वीर के आगे फूल पड़े थे और लोबान सुलग रहा था। फिल्म एक्ट्रेसों की तस्वीरें भी लगी थीं। मामा पनवाड़ी ढलती उम्र का दुबला पतला आदमी था, आंखें अंदर को धंसी हुई थीं, हाथ कत्थे से सुर्ख हो रहे थे। एक मशीन की तरह वो पान लगा लगा कर थाल में रखे जा रहा था। कुछ गाहक खड़े पान सिगरेट ले रहे थे। एक आदमी आईने में देखते हुए अपनी मूछों को मरोड़ रहा था। उसके माथे पर सब्ज रंग का हिंदी ओम खुदा हुआ था। मामा पनवाड़ी उससे मजाक कर रहा था कि चंद्रा भाई के सामने जाओगे तो मूछें अपने आप नीची हो जाएंगी। वो तमिल में बोल रहा था। मैंने भी उसी जबान में उससे सिगरेट का एक पैकेट लिया और जलती हुई बत्ती से सिगरेट सुलगाकर लंबा कश लगाकर गली के कोने की तरफ देखा। मुझे उस आदमी की तलाश थी जो होटल से चलते वक्त मेरे पीछे लग गया था। कई लोग आ जा रहे थे, मगर वो मुझे नजर न आया। वो ज़रूर किसी जगह होटल में छुप कर मुझ पर नजर रखे हुए था। बहरहाल मुझे उस वक्त अपने काम से गर्ज थी। जब दुकान से गाहक हट गया तो मैं सिगरेट का कश लगाकर मामा पनवाड़ी से बराह रास्त पूछ लिया कि मुझे केसरी दादा से मिलना है। मामा पनवाड़ी ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, भैया मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है, चंद्रा भाई से जाकर पूछो। पनवाड़ी अगरचे अपनी धुन में पान लगा रहा था, मगर उसका चेहरा बता रहा था कि वो केसरी बदमाश के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब मैंने नेहले पर देहला फेंका और गर्दन उसकी तरफ झुकाते हुए तजर्बेकार बदमाशों के अंदाज में कहा, मामा मैं वरंगल अड्डे से आया हूँ, केसरी दादा की जीती हुई रकम उसे पहुँचानी है। उसने मुझे ताकीद की थी कि रकम ले आओ तो मामा पनवाड़ी से मेरा पता पूछ लेना। पनवाड़ी का हाथ रुक गया। उसने लाल कपड़े से कत्थे वाले हाथ पहुँचे, बाजार में दाएं बाएं एक निगाह डाली और बोला, केसरी तो आज सुबह ही रामा गंदम वाले अड्डे को चला गया है। मैंने सिगरेट का एक और कश लगाया, धुआं हवा में फेंका और बड़े खरांट अंदाज में मामा पनवाड़ी की तरफ देखे बगैर यूं पूछा जैसे मैं केसरी के टोले का ही आदमी हूँ और उसकी सरगर्मियों से पूरी तरह वाकिफ हूँ और उसका राजदार भी हूँ। मामा केसरी दादा माल लेकर गया है क्या? मामा पनवाड़ी अब फिर पान लगाने लगा था। आहिस्ता से बोला, वो माल लेकर ही रामा गंदम जाता है। मुश्किल यह थी कि मुझे रामा गंदम वाले अड्डे के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये बात मैं मामा पनवाड़ी पर जहर नहीं कर सकता था, क्योंकि वह मुझे अब केसरी बदमाश के ग्रुप का ही आदमी समझ रहा था। लेकिन रामा गंदम के बारे में मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी था। मैंने यारी से अदाकारी करते हुए अपनी गर्दन खुजी और गर्दन टेढ़ी करके कुछ याद करने के अंदाज में इस्तफसार किया, ये रामा गंदम वाला अड्डा वही है ना, जहाँ एक पुराना तालाब और मंदिर भी है, शहर के बाहर जंगल वाली पुलिया के करीब है। इतना मैं जानता था कि इस किस्म के बदमाशों के अड्डे शहर से बाहर ही होते हैं और वस्ती भारत का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहाँ कोई पुराना तालाब, मंदिर और शहर के बाहर जंगल ना हो। मामा पनवाड़ी बोला, क्या तुम पहले वहाँ कभी नहीं गए? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, केसरी के साथ एक बार ही गया था, काफ़ी दिन हो गए हैं, कुछ कुछ याद है। असल में हम रात के वक्त वहाँ से माल लेकर गए थे और मुँह अंधेरे वापस आ गए थे। मामा पनवाड़ी जानता था कि मेरे पास केसरी की जुए में जीती हुई रकम है और अगर मैंने उसे पूरा एड्रेस वगैरह न बताया तो केसरी उसे जान से मार देगा। चुनाचे वो कहने लगा, रामा गंदम स्टेशन से उतरकर दक्कन की तरफ जाओगे तो चौका ढया की बस्ती आएगी, वहीं किनारे वाली बाड़ी में तो है धनपत्री का अड्डा। मैंने हंसकर कहा, हाँ हाँ अब याद आ गया, धनपत्नी तो मेरा भी बहुत यार है। इस दौरान में मेरी तेज निगाहें गली और सामने वाली सड़क पर आते जाते लोगों में से अपने ताकुब करने वाले को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, जो अभी तक मुझे नजर नहीं आया था। मामा पनवाड़ी ने मुझे पान खिलाया, चाय का पूछने लगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और बड़े मज़े से बदमाशों की तरह एक एक करके चलता हुआ सिगरेट का धुआं उड़ाता गली में से गुजरकर सोनागाची के बड़े बाजार में आ गया। अगर वाकई कोई मेरे पीछे लगा हुआ था तो मैं उसे एक सुनहरी मौका फराहम करना चाहता था ताकि मुझे भी मालूम हो सके कि वह असल में कौन है। उसने इत्तफाक से मेरी बाएं जानिब एक गली आ गई जहाँ निस्बतन अंधेरा था। मैं बड़ी बेनियादी से सिगरेट के कश लगाता हुआ उस गली में घुस गया। यह तवैफों के मकानों के पिछवाड़े थे और रोशनी न होने के बराबर थी।
गली में कुछ दूर जाने के बाद मैंने उसी अंदाज में इधर उधर देखना शुरू कर दिया जैसे किसी खास मकान की तलाश में हूँ। इस वक्फे में मैंने पीछे नज़रें घुमाकर देख लिया था। वो पुरस्कार आदमी मेरे ताक़ुब में था। मैंने इस ख्याल से अपनी रफ्तार धीमी कर ली थी कि अगर वो इंटेलिजेंस का आदमी है तो रुक जाएगा, और अगर कोई चोर उचक्का है तो मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरी गली आगे जाकर दूसरे रोशन बाजार में दाखिल हो रही थी। मुझे अपने अकब में तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं रुक गया और जल्दी से घूम गया। पूरा सनार आदमी के हाथ में चाकू था और वह मेरे सामने खड़ा हिंदी ज़बान में कह रहा था, जो कुछ जेब में है निकाल कर मेरे हवाले कर दो। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। खुदा का शुक्र भी अदा किया कि ये इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी नहीं था, बल्कि कोई उचक्का था। इससे निमटना मेरे बाएं हाथ का काम था। इस आमक को मालूम नहीं था कि वो एक कमांडो को चैलेंज कर रहा है। असल बात यह थी कि यह मुझे परदेसी समझ रहा था, जो अपने होटल से निकलकर हीरा मंडी में गाना सुनने आया था। ताहम मैंने बड़ी आज़ी से कहा, अरे भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो एक मजबूत जिस्म वाला बदमाश था और सियाह आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, लेकिन एक तजर्बाकार कमांडो के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उसने तमिल ज़बान में मुझे एक गाली दी और गुर्राते हुए कहा कि जेबों में जो कुछ है बाहर उलट दो, नहीं तो चाकू सीने में घोंप दूंगा। उसकी गाली सुनकर मेरा खून खोल उठा। फिर भी मैंने यह फैसला किया कि इसे हलाक नहीं करूंगा। मैंने जेब में हाथ डाला और बड़ी चालाकी से कुछ नोट गिरा दिए। मैं नोट उठाने के लिए झुका तो उसने पाँव एक नोट पर रख दिया और मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया। उसे क्या मालूम कि मैं नोट उठाने के लिए नहीं झुका था। उसके हुक्म पर अमल करते हुए मैं ऊपर को उठा, मगर इस दौरान में मेरा एक भरपूर सीधा हाथ जरा टेढ़ा होकर उसे पड़ा था। वो आवाज़ निकाले बगैर दौरा हो गया। इसके फौरन बाद मेरा दूसरा भरपूर हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और वह गोला सा बनकर ज़मीन पर एक तरफ लुढ़क गया। उसकी टांगों में जो ज़रब लगी थी, इसके बारे में यकीन था कि वह कम से कम 15-20 मिनट तक उसे वहाँ से उठने नहीं देगी। वो दर्द के मारे होले होले हाय हाय कर रहा था। मैंने बड़े इत्मीनान से ज़मीन पर गिरे हुए 5-5 रुपए के तीनों नोट उठाकर अपनी जेब में डाले और उसके करीब आकर कहा, आइंदा किसी को गाली मत देना। यह कहकर मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता गली से बाहर निकल गया। बाजार में टैक्सी आसानी से मिल गई। मैं वापस अपने होटल में आ गया। यहाँ सिवाय एक थैले के मेरा कोई और सामान नहीं था। उसमें भी एक जोड़ा धोती कुर्ता और मेरा चाकू था। चाकू मैंने थैले में से निकाल कर जेब में रख लिया। होटल का 2 दिन का किराया मैं पहले ही अदा कर चुका था। इस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। मैं सीढ़ियाँ उतरकर काउंटर के करीब से गुजरा तो देखा कि काउंटर खाली था। ये अच्छी बात थी। मैं खामोशी से सामने सड़क पर आ गया। यहाँ से विजयवाड़ा का रेलवे स्टेशन चंद कदमों के फासले पर ही था। सिर्फ एक चौराहा बीच में था। रेलवे स्टेशन की रोशनियाँ जगमगाती हुई सामने नजर आ रही थीं। मुझे रामागंदम शहर पहुँचना था, जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो किस तरफ है। रेलवे के बुक स्टॉल पर आकर मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल खरीदा और एक तरफ होकर उसे खोलकर सबसे पहले आंध्र प्रदेश सूबे का नक्शा देखा। नक्शे के मुताले से मालूम हुआ कि जो रेलगाड़ी विजयवाड़ा से वरंगल और आगे नागपुर तक जाती है, उस लाइन पर रामागंदम वरंगल के बाद पहला बड़ा शहर है। गोया मुझे विजयवाड़ा से नागपुर जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। मैंने टाइम टेबल में से नक्शा फाड़कर तय करके जेब में रख लिया। टाइम टेबल को वहीं बेंच पर फेंका और जाने वाली गाड़ियों की एक बलंग खिड़की पर आकर काले कलौटे बाबू से पूछा कि रामागंदम को जाने वाली गाड़ी कब मिलेगी। उसने बताया कि मद्रास नागपुर एक्सप्रेस रात 2:30 बजे आएगी। वो मुझे रामागंदम पहुंचा देगी। इस वक्त रात के 10:15 बज रहे थे। अभी ट्रेन के आने में 4-4.25 घंटे बाकी थे। यह भी खुदा का शुक्र था कि ट्रेन लेट नहीं थी। 4:15 मुझे विजयवाड़ा स्टेशन पर 4 घंटे ट्रेन के इंतज़ार में गुजारने थे। स्टेशन पर काफ़ी रौनक थी। प्लेटफार्म नंबर 1 के गेट के पास 2 मिलिट्री पुलिस के जवान भी खड़े थे। मैं उनकी नज़रों में नहीं आना चाहता था। मुझे वहाँ कुछ ऐसे सफ़ेद पोश आदमी भी नजर आए जिनके बारे में मुझे यकीन था कि ये इंटेलिजेंस के आदमी हैं। मैंने फ़ौरन रामागंदम तक 3rd क्लास का एक टिकट लिया। मालूम हुआ कि मद्रास एक्सप्रेस नंबर 4 प्लेटफार्म पर आएगी। चुनाचे मैं एक पुल के ऊपर से होकर नंबर 4 प्लेटफार्म पर आ गया। यह प्लेटफार्म निस्बतन वीरान वीरान सा था। मौसम ऐसा था जैसा कि हमारे अगस्त सितंबर में होता है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ हबस कुछ ज़्यादा ही था। प्लेटफार्म के सारे पंखे चल रहे थे। मैं एक ऐसी बेंच पर आकर बैठ गया जहाँ बिजली की रोशनी बहुत कम पड़ रही थी। उड़ते ही मैंने सबसे पहला काम यह किया
कि अंदरूनी जेब से रकम निकाल कर गिनी। कुल मिलाकर इस वक्त मेरे पास भारतीय करेंसी में 450 रुपये थे, जो मेरे लिए बहुत काफ़ी रकम थी। मैंने बाहर वाली जेब में 5-5 के तीनों नोट वैसे ही रहने दिए, बाकी रकम अंदरूनी जेब में संभाल कर रखी। मामा पनवाड़ी से खरीदी हुई डब्बी निकाल कर एक सिगरेट सुलगाया और आहिस्ता आहिस्ता कश लगाते हुए आसपास का जायजा लेने लगा। मेरा लिबास और हुलिया बिल्कुल एक मद्रासी नौजवान जैसा था। रंग जो कभी खिलता हुआ करता था, अब बिल्कुल मद्रासियों जैसा हो गया था। प्लेटफार्म पर अभी मद्रास एक्सप्रेस की सवारियां नहीं आई थीं। कहीं कहीं चलते पंखों के नीचे कुछ मर्द औरतें अपने अपने सामान के पास ही बैठी हुई थीं। रेलवे का एक वर्दी पोश मैकेनिक एक हाथ में लालटेन और दूसरे में दस्ते वाला हथौड़ा लिए मेरे सामने से बीड़ी पीता हुआ गुजर गया। मैंने अपने अकब में देखा, रेलवे लाइन पर जरा दूर एक मालगाड़ी खड़ी थी। उसके पीछे ऊंची नीची पहाड़ियों पर विजयवाड़ा के मकानों और बंगलों में रोशनियां झिलमिला रही थीं। इत्मीनान की बात यह थी कि इस प्लेटफार्म पर अभी तक कोई पुलिस वाला या मिलिट्री पुलिस का आदमी दिखाई नहीं दिया था। वक्त काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। बैठे बैठे थक गया तो उठकर टहलने लगा। मैं प्लेटफार्म के उस हिस्से की तरफ टहल रहा था जिधर ज़्यादा रोशनी नहीं थी। 1 मिनट 1 घंटे के बराबर गुजर रहा था। न जाने कितनी सब्र आजमा घड़ियों के बाद जाकर कहीं रात 11 बजे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। अब भूख लग रही थी। प्लेटफार्म की दोनों जानब रेल की पटरियाँ थीं। कोई रिफ्रेशमेंट रूम भी नहीं था। कोई रेडी वाला भी वहाँ मौजूद नहीं था। सिर्फ एक स्टॉल था जो बंद था। शायद ये टी स्टॉल था जो मद्रास एक्सप्रेस के आने से कुछ देर पहले खुलता होगा। एक मुद्दत बाद ऊपर तले 2 सिगरेट पिए तो खांसी शुरू हो गई। मैंने बाकी मंदा सिगरेट फेंक दिया, वापस बेंच पर आकर बैठ गया। एक बार फिर अकाबी नज़रों से प्लेटफार्म का जायजा लिया। वहाँ कोई मशकूक आदमी नहीं था। शुमाल की तरफ से एक गाड़ी आकर प्लेटफार्म नंबर 2 पर रुकी तो उधर इंसानी आवाज़ों का हल्का हल्का शोर बुलंद होने लगा। फिर एक गाड़ी नंबर 3 प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई। उससे मुझे एक फ़ायदा ज़रूर हो रहा था कि पुलिस और इंटेलिजेंस वालों की तवज्जो दूसरे प्लेटफार्मों की तरफ ही ज़्यादा थी। खुदा खुदा करके रात के 12 बज गया। इस दौरान में दूसरे प्लेटफार्म पर गाड़ियां थोड़े थोड़े वक्फों के बाद आती जाती हैं। 1:30 बजे मेरे वाले प्लेटफार्म नंबर 4 पर भी दक्कन से एक ट्रेन आ गई।